प्यारे बच्चों, क्लास 12th 7/7/2025 को आपका भूगोल विषय का मंथली टेस्ट होने वाला है। इस बार भूगोल से दो चैप्टर से प्रश्न रहेंगे। पहला चैप्टर है आपका मानव विकास, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका भू संसाधन तथा कृषि, तो इससे भी प्रश्न आएंगे। तो इसी से आज हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जेसीईआरटी द्वारा ये क्वेश्चन और आंसर दिया गया है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के आर्ट्स के विभिन्न विषयों की आपको जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो जो सीमांत भूमि है वो भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इसका आंसर खा होगा सीमांत भूमि। दूसरा है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो उसका कारण है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। मतलब जहाँ जहाँ वन लगाने की संभावना है वहाँ वन लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इसका क्षेत्र या अनुपात बढ़ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो इसका मुख्य प्रकार है आपका मृदा लवणता, मतलब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ना। फिर है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। यहाँ देखिए बोपी लिखा गया है, बोई जाती है, तो यहाँ हो जाएगा गन्ना। निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो यहाँ होगा मैक्सिको तथा फिलीपींस। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। तो कपास। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है। तो ये किया जाता है असम में। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 1960 के दशक में, मतलब ये 66-67 में हुआ था। और इसके हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं इसके जनक। 10वां है, निम्नलिखित में नकदी फसल कौन सा है। तो कपास, जूट और चाय, ये सभी नकदी फसल है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो जून से सितंबर है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, मतलब सबसे आगे राज्य कौन है। तो सबसे आगे है आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन पेय फसल है। पेय लिखा गया है, पेय फसल मतलब पीने के लिए कौन फसल होता है। तो चाय और कॉफ़ी को हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ग हो जाएगा चाय। और ये क्या है आपका पेय फसल है। निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो गेहूं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है। तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है कोको को। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल। रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है। तो शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन सा बागानी फसल नहीं है। तो मक्का। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है। गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो मक्का। यहाँ से आपका अति लघु दरीय प्रश्न शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है, फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है, या सस्य गहनता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, एक ही क्षेत्र में कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को सस्य गहनता कहा जाता है। इसे ज्ञात करने का सूत्र है, फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निबल बोया गया क्षेत्र गुने 100। दूसरा क्वेश्चन है, रबी की फसलों से आप क्या तात्पर्य है। तो रबी की फसलों से आपका क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा, रबी की फसलों को शरद ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात इसकी कृषि ऋतु अक्टूबर से मार्च माह में होती है। मुख्य फसल है गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि। दालें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित होती है। तो ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। चौथा है, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में
एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है उष्ण व आर्द्र जलवायु, अर्थात फसल उत्पादन के अनुकूल जलवायु। पांचवा है शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, शुष्क कृषि की जाती है। इसमें फसलों को शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना आदि। छठा है अमेरिकन कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है तथा वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास की कृषि की जाती है, वहां इसे नरमा के नाम से जाना जाता है। अगला है अल्प बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो भारतीय कृषि ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्यों लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। सबसे अधिक व सबसे कम शस्य गहनता वाले राज्यों के नाम लिखें। तो ये है आपका शस्य गहनता पंजाब में एवं सबसे कम शस्य गहनता मिजोरम में, मतलब सबसे ज़्यादा शस्य गहनता पंजाब में और सबसे कम आपका मिजोरम में। कॉफ़ी की 3 किस्मों के नाम लिखिए। अरेबिका, रोबास्टा व लेविका, ये तीनों कॉफ़ी की किस्में हैं। अगला है पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, औस, अमन तथा बोरो। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। यहाँ विश्व का लगभग 21.2% चावल उत्पादन किया जाता है। साझा संपत्ति संसाधन का क्या तात्पर्य है? तो साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत चारागाह, जलीय संसाधन, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा वन उत्पादन उपलब्ध कराए जाते हैं। खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? खरीफ फसल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ के साथ बोई जाने वाली एवं शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल है, जैसे चावल, बाजरा, जूट, गन्ना, कपास आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। तो बंजर भूमि वैसी भूमि को कहते हैं जो प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल आदि। कृषि योग्य भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है, जिसमें कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन नवीन तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा है निवल बोए क्षेत्र तथा सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताएं। तो निवल बोए गए क्षेत्र में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर फसलें उगाई जाती है एवं काटी जाती है, इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि सकल बोए क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषि भूमि मानवीय श्रम की अपेक्षा कम है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भूमि उपयोग के साथ साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है तथा कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। चौथा नंबर है वर्तमान परती एवं पुरातन परती भूमि में क्या अंतर है? तो वर्तमान परती भूमि या वह भूमि है जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है, यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका होता है। पुरातन परती भूमि तो वह भूमि जिसे एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम के लिए खेती हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। पांचवा है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर क्या है? तो अंतर है शुष्क कृषि वैसी क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है तथा वैसे फसलों को इसमें लगाया जाता है जिसमें शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बाजरा, चना, ज्वार आदि। आर्द्र कृषि वैसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जो फसल लगाए जाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे गन्ना, चावल, जूट आदि। छठा है फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? नाम लिखिए एवं प्रत्येक के 2 विशेषताएं बताएं। तो यहाँ है सिंचित कृषि,
इसका उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। अधिकतम फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर उत्पादकता प्राप्त कराना तथा उत्पादन योग्य क्षेत्र को बढ़ाना है। ख है वर्षा निर्भर कृषि। यह पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होती है। उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं। सातवां है भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है खरीफ ऋतु। यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक चलती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। ख है आपका रबी ऋतु। तो रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है। गेहूं, चना, तोराई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। जायद ऋतु। तो जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि होती है। हरित क्रांति क्या है? बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया। पहला है उच्च उत्पादकता वाले बीज। ख रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। ग है सिंचाई की सुविधा। तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। नौवां क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट करें। तो किसमें? बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। तो बंजर भूमि वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है, जैसे वन, उबड़ खाबड़ भूमि एवं पहाड़ी भूमि, रेगिस्तान एवं अपर्दित खंड भूमि आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तो वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पड़ी है। इस भूमि को कृषि तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र के योग्य बनाया जा सकता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं सकल बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा किसी कृषि वर्ष में बोया गया कुल फसल क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। सकल बोया गया क्षेत्र जोते एवं बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है। 10वां है भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्याओं में से एक है। कारण एवं परिणाम लिखिए। तो इसका कारण है पहला नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई जिसके कारण लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि होती है। ख है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। ग है जलाक्रांत मतलब पानी का भराव होना। घ है फसलों को हेर फेर करके ना बोना। दलहन फसलों को कम बोना। अंगा है आपका सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर फसलों को उगाना। परिणाम इसका है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना है। और ख है मिट्टी का अपर्दन। 11 है कृषि क्षेत्र के भू उपयोग अधिकतर उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं एवं भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। भारत में 3 उदाहरण देकर कथन की पुष्टि करें। तो पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। इसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है। समय के साथ जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। ख है अर्थव्यवस्था की संरचना। तो द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। फिर है कृषि यहाँ हो जाएगा कृषि कलापों का योगदान। माने कृषि कार्यकलाप होना चाहिए था, यहाँ कृषि कार्यकलाप का योगदान। तो समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है परंतु भूमि पर कृषि क्रियाकलाप का दबाव कम नहीं होता है। भारत में भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। भूमिहीनता का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से प्रत्यक्ष संबंध है। ख है भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, अन्य कार्यों की नहीं। ग है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आर्थिक मूल्य के साथ दूसरा सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा है।
13 नंबर है 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। तो उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना के विकास में कमी तथा किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में कमी पैदा की है। ख है, इस नीति के कारण सरकार ने कृषि क्षेत्र की योजनाओं को पीछे कर दिया है। राष्ट्रीय आय का बहुत कम भाग कृषि विकास पर खर्च किया जाता है। ग है, किसानों को बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर मिलने वाली छूट में कमी आई है। घ है, ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें पैदा हुई है। अंगा है, अंतर प्रादेशिक व अंतर वैयक्तिक विषमता पैदा हुई है। 14 नंबर है, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। प्रत्येक फसल के 2 महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो प्रमुख पेय फसल है आपका चाय और कहवा। तो चाय के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु, और कहवा के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। 15 है, साझा संपत्ति संसाधन का छोटे कृषकों तथा महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इसका महत्व है, क्योंकि भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। ख है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिम्मेदारी चारा व ईंधन एकत्रित करने की होती है। ग है, साझा संपत्ति संसाधन वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती है। 16 है, छोटी कृषि जोत और कृषि योग भूमि का निम्नीकरण भारतीय कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं किस प्रकार है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय कृषि की प्रमुख 2 समस्याएं, पहला है छोटी कृषि जोत। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि जोतों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है और अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। ऐसी कृषि जोतों का केवल निर्वाह कृषि ही की जा सकती है। ख है, कृषि योग भूमि का निम्नीकरण। तो कृषि योग भूमि की निम्नीकरण कृषि की एक अन्य गंभीर समस्या है। इससे लगातार भूमि का उपजाऊपन कम होता जाता है। यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर है जहां अधिक सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लवणता, क्षारता व जलाकृतता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी उर्वरता शक्ति कम होती जाती है। 17 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। क है, देश की कुल श्रम शक्ति का 80% भाग कृषि का है। ख है, देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। ग, कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग आदि। घ है, कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। और अंगा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक विधि है। 18 नंबर है, साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषता बताएं। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अब थोड़ा हम इसको जल्दी जल्दी आपको बढ़ा देते हैं। आप इसको आंसर को देख कर लिख सकते हैं। ये सारे आंसर जो हैं वो JCERT द्वारा दिए गए हैं। साथ ही यदि आपका इसको PDF फॉर्मेट में देखना है तो क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर आपको लिखना होगा DRGP82, सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 12th मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन में चले जाना है या फिर 11-12 में जाना है। वहाँ पर आपको भूगोल विषय में जाकर ये नोट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू होता है, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो JCERT द्वारा, हम इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं, कृषि के विकास में हरित क्रांति भूमिका का वर्णन करना है। आप आंसर देख सकते हैं, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है मंथली टेस्ट में हो, आपको फाइनल एग्जाम का तैयारी मुख्य रूप से करना है। फाइनल एग्जाम को देखकर ही नोट्स बनाना शुरू कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।